जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। चुनाव आयोग ने सोमवार को 5 राज्यों के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी विधानसभा चुनाव है, इसलिए इसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश भाजपा के पास है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास हैं। 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों ही निकल गए थे, लेकिन लोकसभा में पूरा परिदृश्य ही बदल गया था और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सांसद इन प्रदेशों से चुने गए थे। चुनाव के ऐलान के साथ ही इन सभी राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावी कार्यक्रम का ऐलान के साथ ही घोषणा की है कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के साथ ही चुनावी अवधि को भी अब की बार छोटा किया है। इस बार चुनाव का ऐलान 9 अक्टूबर को किया है और नतीजे 3 दिसंबर को आ जाएंगे। ऐसे में यह चुनाव करीब 56 दिन ही चलेगा। पारदर्शिता को मजबूती देने के लिए चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव में इस बार अधिकतर मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग कराने का भी फैसला किया है। ये चुनाव 7 से 30 नवंबर तक होंगे और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। 2 चरणों में छत्तीसगढ़ तो बाकी राज्यों में 1 चरण में ही होंगे चुनाव। 60 लाख नए वोटर, सबसे अधिक 5.6 करोड़ मतदाता मध्य प्रदेश में इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यह घोषणा नोबेल समिति के स्वयं के लैंगिक अंतर को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि गोल्डिन महज तीसरी महिला हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। 2009 में एलिनोर ओस्ट्रोमा और 2019 में एस्थर डुफ्लो को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब तक कुल मिलाकर 93 लोगों को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। क्लाउडिया के शोध से श्रम बाजार में लैंगिक अंतर के मुख्य स्रोतों का पता चलता है। उनके शोध ने श्रम बाजार में महिलाओं की ऐतिहासिक और समकालीन भूमिकाओं में नई और अक्सर आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि को भी उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तक पहुंच में तकनीक को महत्वपूर्ण मानते हुए देश भर के राज्य सूचना आयोगों को निर्देश दिया है कि वे अपने यहां हाइब्रिड सुनवाई की सुविधा उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्य सूचना आयोगों को शिकायत और अपील की ई-फाइलिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। ये निर्देश कल प्रधान न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने राज्य सूचना आयोगों में सुनवाई की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। सरकार ने FM रेडियो स्टेशनों के विज्ञापन दरों को अब बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने कल अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए निजी FM रेडियो स्टेशनों पर विज्ञापनों की दरों में भारी वृद्धि की मंजूरी दी है। इस कदम से देश भर के 400 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को लाभ होगा। FM रेडियो के लिए 8 साल बाद नई विज्ञापन दरों की घोषणा की गई है। आखिरी बढ़ोतरी 2015 में की गई थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि विज्ञापन दरों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य
देने के लिए मूल्य निर्धारण फार्मूला 2019 के इंडिया रीडरशिप सर्वे से शहर की आबादी और श्रोताओं के डाटा जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा गया है। सितंबर में मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नई दरों में सितंबर 2015 से मार्च 2023 की अवधि के लिए बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए आधार दर में 43% की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के साथ एफएम रेडियो विज्ञापन के लिए सकल आधार पर 52 रुपये से बढ़ाकर अब 74 रुपये प्रति 10 सेकंड हो जाएगी। आज किसानों के हित में एक और बड़ा हरदोई में कदम उठने जा रहा है। रूपापुर डीसीएम श्रीराम की चीनी मिल में आज आर्यावर्त बैंक के अध्यक्ष चेयरमैन श्री संतोष एस और डीसीएम श्रीराम के प्रबंधकों के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं। इससे हरदोई जिले के किसानों को आर्यावर्त बैंक के जिले की विभिन्न शाखाओं से 1% कम पर कृषि ऋण प्राप्त हो सकेगा। यह 1% कम ब्याज पर किसानों को कृषि यंत्रों तथा सिंचाई के संसाधनों और कृषि उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च कर सकेंगे। किसान आमदनी दुगनी करने की दिशा में अब एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। किसानों के हित में इस निर्णय से किसान गन्ना उत्पादन की दिशा में प्रेरित होकर देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का भी काम करने में योगदान दे सकेंगे। आर्यावर्त बैंक की प्रदेश में 26 जिलों में 1367 से अधिक शाखाएं हैं और ग्रामीण स्तर पर ग्राम्य भारत के विकास की परिकल्पना को गति देने में यह बैंक पिछले दिनों नाबार्ड द्वारा देश का द्वितीय सबसे अच्छी बैंकिंग सेवाएं देने वाला बैंक बनने का गौरव भी प्राप्त कर चुका है। आज रूपापुर चीनी मिल में हुए इस अनुबंध में डीसीएम श्रीराम लिमिटेड रूपापुर चीनी मिल के महाप्रबंधक PK सिंह और मुख्य वित्त प्रबंधक शोभित कुमार रस्तोगी ने समझौते पे हस्ताक्षर के समय अपना योगदान दिया। अनुबंध पर हस्ताक्षर के समय डीसीएम श्रीराम की हरियाणा चीनी मिल के मुख्य गन्ना प्रबंधक संजीव तोमर, रूपापुर चीनी मिल के मुख्य गन्ना प्रबंधक ललित सैनी और आर्यावर्त बैंक हरदोई क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक RK वर्मा के साथ सीतापुर जनपद के आर्यावर्त बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल कुमार भी उपस्थित रहे। आप लोगों के संज्ञान में लाना आवश्यक है कि डीसीएम श्रीराम लिमिटेड ने इस वर्ष गन्ना किसानों का 2264 करोड़ रुपए का भुगतान 2022-23 के पेराई सत्र में किया है और इसमें से 657 करोड़ रुपया आर्यावर्त बैंक के माध्यम से 76,915 किसानों तक पहुंचा है। किसानों के हित में एक बहुत बड़े निर्णय की गंगा यहां बह रही है और रूपापुर चीनी मिल में आज गन्ना किसानों के नहीं बल्कि और जो किसान हैं उनको कृषि यंत्रों पर और अपने कृषि से आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया गया है और वो किसान अब जो ऋण लेंगे कुछ विशेष योजनाओं के लिए उन पर 1% कम ब्याज उनको देना होगा। आज हमारे साथ हैं आर्यावर्त बैंक के अध्यक्ष चेयरमैन S संतोष जी। उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में ये बैंक आर्यावर्त अपना काम कर रहा है, तो आज हरदोई में जो निर्णय किस प्रकार से लिया गया है और किसान कैसे लाभान्वित होंगे, आर्यावर्त बैंक के अध्यक्ष से इस बात को जान रहे हैं। हमारा बैंक एक ग्रामीण बैंक है। इसका मुख्य लक्ष्य यही है ग्रामीण क्षेत्रों में फार्मर्स का सर्विस करना और इसमें हम ये कंसेशन देने में यही प्रेरित है। डीसीएम शुगर मिल का माध्यम से ये योजना इंट्रोड्यूस किया है। दूसरा, डीसीएम शुगर मिल के लिए जो शुगर केन ग्रोवर्स का जो कैचमेंट एरिया काफ़ी बड़ा है, ये रियली स्पीकिंग एक म्यूचुअल बेनिफिट है और इसमें से हमको जो कस्टमर अभी जो किसान हमारे पास जोड़ा नहीं है केसीसी का माध्यम से या दूसरा कुछ माध्यम से हमारा पास जोड़ा नहीं है, वो भी आर्यावर्त बैंक में आएगा, देन वो भी इसका लाभ उठाएगा। हमारा मुद्दा ये है फार्मर्स को अफोर्डेबल रेट में ऋण पहुंचाना। ये माध्यम से ये इंट्रोड्यूस किया है। ये मेरे को लग रहा है ये पूरा देश का ये जो
हरदोई, सीतापुर और जो तीसरा जिला, जो ये पूरा एरिया का पूरा विकास के लिए ये मुक्ता डेफिनेटली मदद करेगा। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए आप किसानों को ऋण देंगे? इसमें फार्मर्स का जो कुछ भी पर्पस है हम मीट करेंगे। अभी फार्मर्स को फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर खरीदने का है, हम उसके लिए भी लोन दे देंगे। लैंड लेवल करने का मशीन खरीदने का है, उसके लिए लोन दे देंगे। अगर क्रॉप कल्टीवेशन के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए लोन दे देंगे। जो सपोज जो फील्ड है उसको चारों तरफ से बाउंड्री बनाने के लिए फेंसिंग के लिए उसके लोन दे देंगे, जो परमिटेड एग्रीकल्चर पर्पस है। और सिंचाई के लिए सबमर्सिबल पंप, या मतलब पानी के लिए, है ना, जो एग्रीकल्चर का एम्बिटी में परमिटेबल ऑल पर्पस इसका अंदर कवर्ड है। किसानों को जो आज 1% कम ऋण की सुविधा के अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं, उसमें एक योजना लागू की गई है, अक्षय धरा योजना। इसमें सबमर्सिबल ट्यूबवेल के लिए और बिजली के कनेक्शन के लिए किसान ऋण ले सकेंगे। उसके अतिरिक्त कवच योजना में किसान जो हैं वो अपने गन्ने के खेतों की फेंसिंग करने के लिए ऋण ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त इक्षु यंत्र योजना में किसान अपने कृषि यंत्रों के लिए ले सकेंगे ऋण। और कृषि सेवा योजना में किसान एग्रीकल्चर की जो कस्टम सेवाएं हैं, जैसे अपने खेतों का समतलीकरण है, इन कार्यों के लिए भी ऋण ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा करने की दिशा में नए कदम उठाए जा रहे हैं। फसलों का डिजिटल डाटाबेस तैयार करने के लिए प्रदेश भर में ई खसरा पड़ताल डिजिटल क्रॉप सर्वे की मुहिम चलाई जा रही है। 45 जिलों में सर्वे का कार्य 100% पूरा हो गया है, जबकि 10 जिलों में 99% तक कार्य संपन्न हो चुका है। हरदोई जिले में 90 से 99% तक सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वे के कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने धीमी प्रगति वाले जिलों को लेकर नाराजगी भी जताई है और वहां के जिलाधिकारियों को सर्वे कार्य जल्द पूरा करने की सख्त हिदायत दी है। सर्वे के कार्य में लगे प्रत्येक सर्वेयर को प्रतिदिन न्यूनतम 50 गाटा संख्या का सर्वे करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्य में कुल 17,500 सर्वेयर लगाए गए हैं। प्रदेश के 27,641 राजस्व गांवों में 1.19 करोड़ से अधिक खेतों के डिजिटल कार्य सर्वे के सापेक्ष 19,123 राजस्व ग्रामों के 1.09 करोड़ से अधिक गाटा संख्या का अब तक सर्वे पूरा कर लिया गया है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है। सरकार की ओर से नवंबर में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कराया जाना प्रस्तावित है। इस सेरेमनी से अधिक निवेश प्रस्तावों का काम शुरू कराए जाने के लिए उनका भूमि पूजन व शिलान्यास आदि कराए जाने की तैयारी कर ली गई है। हरदोई में 2400 करोड़ रुपए के 79 प्रस्तावों को धरातल पर उतारना के लिए कार्य किया जा रहा है। यहां जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता प्रोत्साहन विभाग समेत अन्य विभागों की ओर से 229 निवेश प्रस्ताव देने वालों में से 79 लोगों को कंपनियों से नवंबर में उद्यम स्थापना की शुरुआत, भूमि पूजन आदि किए जाने की सहमति प्राप्त कर ली गई है। इन निवेश प्रस्तावों पर लगभग 2400 करोड़ रुपए का निवेश होना प्रस्तावित है और इससे हरदोई जिले में लगभग 15,000 लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने विभिन्न विभागों को अधिक से अधिक निवेशकों से सहमति जुटाने के निर्देश भी दिए हैं। लखनऊ पलिया मार्ग यानी कि हरदोई से लखनऊ और हरदोई से शाहजहांपुर जाने वाले मार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होने के बाद से इसे तेजी से चौड़ीकरण किया जा रहा है। अब यहां हरदोई के संडीला में 1 किलोमीटर लंबा ओवरब्रिज और 3 स्थानों पर अंडरपास बनाए जाएंगे। इस बारे में NHI के परियोजना निदेशक BP पाठक ने आज रेडियो जागो 90.4 FM को बताया। हमारे साथ में इस समय NHI के परियोजना निदेशक BP पाठक जी हैं। पाठक जी, हरदोई लखनऊ मुख्य मार्ग का जो हिस्सा संडीला
कस्बे के अंदर से होकर के निकलता है, उसमें किस तरीके से इसका चौड़ीकरण हो रहा है और किस तरीके से फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जिसमें नागरिकों को आवागमन में सुविधा हो। नमस्कार गौर साहब, सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को सुप्रभात कहना चाहूँगा। जी जी। ये जो हमारा NH 731 का पैकेज 3 है, ये जो हरदोई खेती मंदिर के पास से स्टार्ट होकर संडीला के मतलब जनपद हरदोई के एंड तक बनाया जा रहा है। इसमें संडीला कस्बे में एक अंडरपास का प्रोविजन किया गया है, जिसमें कि जो संडीला चौराहे पर एक 25 मीटर का सेंट्रल स्पैन है और 15-15 मीटर के दो और स्पैन है। एक तरह से 55 मीटर का एक अंडरपास हम लोग दे रहे थे जी। और इसकी कुल लंबाई है 1.05 मीटर, जिसमें एक तरह से आप देखिए कि जो हमारा संडीला चौराहे से 500 मीटर लेफ्ट साइड में यानी हरदोई की तरफ और 500 मीटर टुवर्ड्स लखनऊ की तरफ हम लोग एक अप्रोच का निर्माण कर रहे थे। परंतु इसमें जो क्षेत्रवासी थे, लोकल संडीला के व्यापारी थे, उनका एक डिमांड थी कि क्योंकि मार्केट एरिया है तो इधर के लोगों को दूसरी तरफ जाने के लिए सुगमता में समस्या आ रही थी, क्योंकि आरी वॉल पैनल पे काम होगा ये। तो उसके लिए NHAI द्वारा एक एडिशनल 2 अंडरपास और स्वीकृत कर दिए गए हैं, जो लगभग चौराहे से लगभग 250 मीटर पे होंगे, यानी कि जो हमारी अप्रोच है उसके बीचों बीच में लगभग आएंगे हमारे। तो इससे सुगमता पूर्वक आवागमन होगा हमारा लोगों का। और इसके साथ दोनों तरफ 7 मीटर चौड़ी सर्विस रोड का भी निर्माण किया जा रहा है जी, 7 मीटर लेफ्ट साइड में और 7 मीटर राइट साइड में जी। यानी कि जो आसपास के व्यापारी हैं उनको अपना व्यापार करने में बहुत करने में दिक्कत नहीं, और कोई अगर गाड़ी लेके आता भी है मान लीजिए और गाड़ी खड़ी करता है तब भी ट्रैफिक निकलता रहेगा, वो कोई समस्या नहीं आएगी। और किनारे ड्रेन का भी प्रोविजन है जी दोनों तरफ। अच्छा। और इसकी चौड़ाई लगभग 26 मीटर होगी, क्योंकि 4 लेन कैरिजवे बनेगा ऊपर से जी। तो इसका फायदा ये होगा कि जैसे हैवी ट्रैफिक निकल रहा है तो संडीला कस्बे में दुर्घटनाओं को बचाया जा सकेगा। जिसको मूवमेंट करना है तो वो नीचे से निकल सकते हैं, और हम लोग जो हैवी ट्रैफिक है तो ऊपर से अपना निकलेगा जी। और जिसको कुछ परचेज करना है वो नीचे सर्विस रोड के माध्यम से करके फिर हाईवे पे चढ़ सकता है। ये अंदाजन कब तक काम पूरा हो जाएगा? एक्चुअली तो जो पैकेज 3 है इसकी समय सीमा है जुलाई 25 तक जी, लेकिन हमारा टारगेट है कि हम दिसंबर 24 में इसको समर्पित कर दें, सो दैट की मूवमेंट हो जाएगा। तो अभी लगभग 1 साल का समय है इसको पूरा करने में। अच्छा, ये पाठक जी, इसमें जो अंडरपास बीच में बनाए जा रहे हैं हरदोई से लेकर लखनऊ तक, कितने हैं इस तरीके के अंडरपास या फ्लाईओवर? इसमें कुछ वेहिकुलर अंडरपास हैं जी, और कुछ जो है LBUP जो कहलाते हैं वो है। अच्छा, प्रोविजन दिया गया। अच्छा जी। तो इन पर अब काम इस समय काफी तेजी से चल रहा है? काफी तेजी चल रहा है इसमें जी। और हमारे ख्याल में बस बाकी तो सड़क आपकी लगभग तैयार होने पे ही है। हाँ, एक बार स्ट्रक्चर तो आपने देखा होगा, हमारे स्ट्रक्चर लगभग खड़े हो गए। जो मेन वर्क था हमारा जी, अब दोनों तरफ आरी वॉल पैनल लगा के अर्थ फिलिंग का काम है, तो थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि उसमें मिट्टी का लेयर बाय लेयर कॉम्पैक्शन करके हम लोग पैरावेव वगैरह डाल के तो हम लोग करते हैं, तो थोड़ा स्लो है। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बिफोर टाइम चल रहा है, जो हमारे माइलस्टोन्स हैं। अरे बहुत बढ़िया। उसके हिसाब से हम मतलब एडवांस स्टेज में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिसंबर 24 तक पूरा करने का हमारा लक्ष्य है। ये पाठक जी, जो बालामऊ में रेलवे की क्रॉसिंग है उससे भी अब इस समय फ्लाईओवर बनना शुरू हो गया है, तो ये फ्लाईओवर कितना लंबा होगा बालामऊ कस्बे के अंदर जो निकलेगा लगभग? इसमें क्या है, एक ROB का प्रोविजन की रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर जी, तो ROB बनाएंगे हम लोग। और इसके साथ साथ क्योंकि चौराहा भी है बालामऊ का जी, तो वहाँ पर भी इसी टाइप का एक स्ट्रक्चर हम लोग वो बालामऊ में दे रहे हैं हम लोग, वेहिकुलर अंडरपास। तो ये रेलवे क्रॉसिंग से शुरू होकर के बालामऊ कस्बे के बाद निकलेगा या? हाँ, वो तो रेलवे क्रॉसिंग का ROB उसको कंटिन्यूस रखा जाएगा, और चौराहे पर जो BUP है वो पूरा क्रॉस करता हुआ तब जो है वो बनेगा। बहुत बढ़िया। रेडियो जागो 90.4 FM को आज आपने हरदोई लखनऊ मार्ग के चौड़ीकरण के बारे में, कब तक ये बनेगा और कैसे बन रहा है और कितनी तेजी से काम हो रहा है और समय से पहले काम की गति चल रही, पूरा होने की गति चल रही है, ये जानकारी दी। इसके लिए पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद गौतम। हरदोई के मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित जिला अस्पताल में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का दावा सही साबित नहीं हो पा रहा है। अलग फीडर होने के बाद भी मेडिकल कॉलेज में रोज लगभग बिजली गुल हो जाती है और इस दौरान पैथोलॉजी में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों के खून के नमूने लिए जाते हैं।
बिजली गुल होते ही जिला चिकित्सालय में पैथोलॉजी की मशीनें बंद हो जाती हैं। इससे कार्य में बाधा आती है। इस तरीके की समस्या को शीघ्र दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेज के CMS डॉक्टर JK वर्मा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में कुछ देर बिजली गुल होती है, जनरेटर भी चलाया जाता है और बिजली आने के बाद जांच सुविधाएं शुरू करने का प्रयास भी किया जा रहा है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।